यार दोस्तों, वेलकम टू नेक्स्ट पेज एजुकेशन। मैं हूं संजय और स्वागत है आपका नेक्स्ट पेज एजुकेशन के वीकली करंट अफेयर्स वाले सेगमेंट में, जिसमें हम आज बात करने वाले हैं विभिन्न क्षेत्रों की, जिसमें शामिल है विश्वकर्मा उत्सव, साथ ही साथ हिंदी दिवस, जिसमें हम बात करेंगे अभियंता दिवस की, जो कि मनाया गया था इसी महीने में। साथ ही साथ हम बात करेंगे भारत अमेरिका संबंधों के बारे में, और हम बात करेंगे क्वाड समिट के, जो कि होने वाला है इसी महीने। और साथ ही साथ हम बात करेंगे इंडिया सिंगापुर संबंधों के बारे में, और इसमें हम एक और महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करेंगे, जो है अपना इंडियन इकोनॉमी के बारे में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। बताना चाहेंगे इस सप्ताह का आपका जो सवाल है वो रहेगा 24 सितंबर को कौन कौन से देशों के बीच सम्मेलन होने वाला है, और कौन कौन से देश भारत के साथ इस सम्मेलन में भाग लेने वाले हैं, जिसका जवाब हम देंगे वीडियो के अंत में। तो चलिए दोस्तों, बने रहिए वीडियो के अंत तक। जान लेते हैं दोस्तों 2021 में भारतीय अर्थव्यवस्था की परिस्थिति के बारे में, और साथ ही साथ इसमें कितनी दर से अपनी भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी उसके बारे में, जो कि हमें UNCTD के अनुसार पता चला है कि 2021 में हमारी भारत की जो अर्थव्यवस्था है 7.2% से बढ़ेगी। साथ ही साथ संयुक्त राष्ट्र और व्यापार विकास सम्मेलन यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने 15 सितंबर 2021 को अपनी व्यापार और विकास बोर्ड की रिपोर्ट जारी किया है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत की आर्थिक विकास दर 2021 में 4 साल के उच्च स्तर पर पहुंच जाएगी, 4 साल के उच्च स्तर पर पहुंच जाएगी। साथ ही साथ चीन के 8.3 से बढ़त का अनुमान है, और UNCTD के अनुसार अनुमान लगाया है कि भारत की अर्थव्यवस्था वर्ष 2022 में वर्तमान की सभी अन्य प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं को पीछे छोड़ देगी। अगला करंट अफेयर देख लेते हैं, जिसमें बताना चाहेंगे दोस्तों, हमारे देश ने 14 सितंबर को मनाया था विश्व हिंदी दिवस। इसके बारे में बताना चाहेंगे दोस्तों, 1949 को बनी राष्ट्र की आधिकारिक भाषा 6 दिसंबर 1946 को आज़ाद भारत का संविधान तय करने के लिए संविधान सभा का गठन हुआ। फिर से रिपीट करते हैं दोस्तों, 14 सितंबर 1949 को बनी राष्ट्र की भाषा आधिकारिक भाषा हिंदी, 6 दिसंबर 1946 को आज़ाद भारत का संविधान तैयार करने के लिए संविधान सभा का गठन हुआ। सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अंतरिम अध्यक्ष बनाए गए थे। कौन बनाए गए थे? सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। और साथ ही साथ इनके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष चुना गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा के ड्राफ्टिंग कमेटी, संविधान का मसौदा तैयार करने वाली कमेटी के चेयरमैन थे। साथ ही साथ संविधान के विभिन्न नियम कानून के अलावा नए राष्ट्र की आधिकारिक भाषा का मुद्दा भी अहम था, क्योंकि भारत के सैकड़ों भाषाएं और हजारों बोलियां बोली जाती है, जिस पर काफ़ी विचार विमर्श करने के बाद हिंदी और अंग्रेजी को नए राष्ट्र की आधिकारिक भाषा चुना गया था 14 सितंबर 1949 को। फिर से नोट किएगा, 14 सितंबर 1949 को, 1949 को, ठीक, 1949 को संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को अंग्रेजी के साथ संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा के तौर पर स्वीकार किया। बाद में जवाहरलाल नेहरू ने सरकार ने इस ऐतिहासिक दिन के महत्व को देखते हुए 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया। पहला आधिकारिक हिंदी दिवस 1953 को मनाया गया था, 14 सितंबर 1953 को मनाया गया था, ठीक है। तो 1949 को इसकी घोषणा हुई थी और 1953 को इसको मनाना शुरू किया गया था। दोनों में कन्फ्यूज़न मत क्रिएट कीजिएगा। 14 सितंबर 1949 को इसे आधिकारिक तौर पर भाषा का दर्जा दिया गया था, और इसको मनाने की शुरुआत की गई थी 14 सितंबर 1953 को जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा, ठीक है। अगला देख लेते हैं दोस्तों, अगला 15 सितंबर को मनाया गया था इंजीनियर्स डे। अब देख लेते हैं इंजीनियर्स डे के बारे में। 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे मनाया गया था, जो कि सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया के जन्मदिन के चिन्हित करने के लिए 15 सितंबर को मनाया जाता है, और इस इंजीनियरिंग और शिक्षा क्षेत्र में सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया के योगदान को चिन्हित करता है। मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया जी के विभिन्न हमारे विज्ञान क्षेत्र के विभिन्न योगदानों में चिन्हित किया जाता है। साथ ही साथ विश्वेश्वरैया जी जो है उच्च सिद्धांतों वाले व्यक्ति थे। उन्होंने पूरे भारत में बांधों, जलाशयों और जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बांधों, जलाशयों और विभिन्न छोटे बड़े जो प्रोग्राम्स थे डेवलपमेंट, अंडर डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के, उसमें इम्पोर्टेंस निभाई थी। साथ ही साथ उन्होंने विद्युत परियोजनाओं के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी उच्च वास्तुकार परियोजनाएं कर्नाटक में कृष्णा राजा सागर बांध और हैदराबाद में बाढ़ प्रणाली हैं, कर्नाटका में, और साथ ही साथ कहाँ पर, साथ ही साथ हैदराबाद में। इन दोनों जगहों पर उनकी जो परियोजनाएं हैं वे काफ़ी प्रचलित और सुरक्षित परियोजना है। और उन्होंने 1903 में पूना के खड़कावसला में जलाशय में स्थापित ऑटोमेटिव बैरियर वाटर फ्लैट्स की भी डिजाइन किए गए थे। 1903 में किया था, कहाँ पर, पूना में।
अगली खबर देख लेते हैं दोस्तों, जो कि है और सरकार ने ऑटोमोबाइल, ऑटो घटकों और ड्रोन उद्योगों के लिए पीएलआई को मंजूरी दी है। अब ये पीएलआई क्या है इसके बारे में भी देख लेते हैं दोस्तों। तो सरकार ने ऑटोमोबाइल और ऑटो घटकों और ड्रोन उद्योगों के लिए पीएलआई योजना को मंजूरी दी है, जो कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत के विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ाने के लिए ऑटो कंपोनेंट्स और ड्रोन उद्योगों के लिए 14 सितंबर, ठीक है, इस डेट को नोट कर लीजिएगा, 14 सितंबर 2021 को 26,058 करोड़ की प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, पीएलआई का मतलब होगा प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव, इसकी घोषणा की है। ठीक है, ऑटो सेक्टर के लिए योजना भारत में उत्तम ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी उत्पादों के निर्माण के लिए उद्योग से संबंधित लागत अक्षमताओं पर काबू पाने में मदद करेगी। अपने जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, जो इंडस्ट्रीज़ का, उसमें जो भी क्रिटिकल कंडीशंस आती है वहाँ पे ये जो इंसेंटिव का काम करेगी, मतलब उसे और ग्रोथ देने का काम करेगी। साथ ही साथ प्रौद्योगिकी उत्पादनों को स्वदेशी और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला के लिए नए निवेश करने में उद्योग को भी प्रोत्साहित करेगी। मतलब जो अपने इंडस्ट्रियल सेक्टर जो अंडर डेवलपमेंट है उनको डेवलप करने में भी इसका बहुत बड़ा योगदान रहने वाला है पीएलआई का। अगली खबर देख लेते हैं, जो कि है कैबिनेट ने टेलीकॉम कंपनियों के लिए राहत पैकेज की मंजूरी दी है। टेलीकॉम सेक्टर में कौन कौन सी कंपनियां हैं, तो टेलीकॉम सेक्टर में है आज की कंडीशन में एयरटेल है, वीआई है और साथ ही साथ जियो है। भारत में ये 3 सबसे बड़ी जाइंट कंपनियां हैं, जिसमें एयरटेल और वो जियो जो है एक दूसरे को काफ़ी टक्कर दे रहे हैं। साथ ही साथ इसमें एक और अपनी कंपनी है जिसका नाम है BSNL। कितनी टेलीकॉम कंपनियाँ हैं, एयरटेल, वीआई, जियो और BSNL। ठीक है, इनके बारे में हम डिटेल में जानेंगे, जो कि कैबिनेट ने टेलीकॉम कंपनियों के लिए राहत पैकेज की मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 15 सितंबर 2021 को दूरसंचार क्षेत्र के लिए राहत पैकेज को मंजूरी दी है, जिसमें राहत पैकेज में दूरसंचार कंपनियों द्वारा वैधानिक बकाया के भुगतान पर 4 साल की मोहलत, 4 साल का एक्सटेंशन दिया है जो पेमेंट्स है उस पर। साथ ही साथ इसमें एफडीआई निवेश को भी 100% मंजूरी दी है, जिसमें फॉरेन जो इन्वेस्टमेंट रहेगा उसकी जो इन्वेस्टमेंटिंग जो क्वालिटी जो रेशो था पहले 50 था, फिर उसको 60 किया और अभी 100% कर दिया है, जिसे कुल मिलाकर दूरसंचार क्षेत्र के लिए 9 संरचनात्मक सुविधाएं, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स को मंजूरी दी गई है। इन उपायों से नकदी प्रवाह, कैश फ्लो के मुद्दों को कम करने की उम्मीद है, जिसका कुछ दूरसंचार उद्यम का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि कैश फ्लो की जो है वो टेलीकॉम सेक्टर में कमी पड़ गई थी, जिसके लिए अब गवर्नमेंट ने क्या किया, 100% उसमें एफडीआई का इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया है। तो अब आसानी से जो टेलीकॉम सेक्टर की कंपनियां हैं, अपनी 4 कंपनियां, जो कि वोडाफोन और आइडिया का मर्ज हो गया था तो वीआई बन गया है, एयरटेल, जियो और साथ ही साथ BSNL, इन सभी के लिए। अगली खबर देख लेते हैं, जो कि कृषि मंत्रालय से, जो कि संसद टीवी से दोस्तों, अगली खबर जो है संसद टीवी को लॉन्च किया गया है उससे रिलेटेड है, जो कि हमारा जो लोकसभा और राज्यसभा का जो चैनल था, 2 हमारे देश के प्रमुख चैनल थे, जिनको मर्ज करके एक चैनल बना दिया गया है जिसका नाम रखा है संसद टीवी। अब इसके बारे में देख लेते हैं। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू MVN, इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, अब ये कौन है इसके बारे हम आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। 15 सितंबर 2021 को संयुक्त रूप से संसद टीवी को लॉन्च किया गया है, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों टीवी को मर्ज किया है। और ये जो है मार्च 2021 में संसद टीवी का CEO भी नियुक्त किया है। अब CEO किसे नियुक्त किया है, तो CEO जो नियुक्त किया है, ये नियुक्त किया है अपने ओम बिरला जी को। अगली खबर देख लेते हैं, जो कि है कृषि मंत्रालय ने निजी कंपनियों के साथ 5 समझौतों पर ज्ञापन हस्ताक्षर किए, जिसमें केंद्र सरकार ने 14 सितंबर 2021 को निजी कंपनियों के साथ 5 समझौतों पर हस्ताक्षर की है, जिसमें शामिल है, आपको बताना चाहेंगे, MOU के विभिन्न हस्ताक्षर, जिसमें 5 निजी कंपनियां हैं, सिस्को, ITC और निंजा कार्ड, साथ ही साथ जियो प्लेटफॉर्म्स, और इसमें और एक कंपनी शामिल है जिसका नाम है जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड, के साथ है NCDEX, इसको भी नोट कर लीजिए। और इसमें और बताना चाहेंगे दोस्तों, E-मार्केट्स लिमिटेड जो NEML है, इसको भी जोड़ा गया है, जिसके पायलट परियोजनाओं के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जिसमें शामिल है कृषि मंत्रालय के अनुसार जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड महाराष्ट्र के जालना और नासिक जिलों में, महाराष्ट्र के जो ये अपना रहा भारत के जालना और नासिक ज़िले यहाँ पर रहेंगे, हमारे मिडल पोर्शन में आएंगे हमारे देश के, ठीक है, वहाँ पर है।
वहाँ पर जो अपना जियो प्लेटफॉर्म है वो वहाँ पर काम करेगा। और वहाँ पर क्या बनाने वाले हैं इसके बारे में देख लेते हैं। वहाँ पर जालना और नासिक जिलों में किसानों को सलाह देने के लिए अपनी पायलट परियोजना का संचालन करेगा। साथ ही साथ आईटीसी लिमिटेड के अनुकूलन साइट विशिष्ट फसल सलाहकार सेवा बनाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। आईटीसी लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन मध्य प्रदेश के सीहोर और विदिशा जिले के चिन्हित गाँव में प्रस्ताव लागू करने की मदद करेगा। यह गेहूं की फसल के संचालन का समर्थन करेगा। गेहूं की जो फसल है उसमें जो वेराइटीज़ आ रही है उसमें जो डेवलपमेंट है उसके लिए वो काम करेगा। साथ ही साथ सिस्को के साथ समझौता ज्ञापन हरियाणा के कैथल जिले और मध्य प्रदेश के मुरैना, हरियाणा और एमपी के मुरैना ज़िले में ये काम करेगा। जिसमें क्या करने वाले हैं इसके बारे में देख लेते हैं। जिले के किसान और प्रशासन, शिक्षा और उद्योग के बीच प्रभावी ज्ञान साझा करने में सहायता प्रदान करेगा। अब अगली कंपनी के बारे में देख लेते हैं जिसका नाम है NCDEX। ये जो मार्केट लिमिटेड कंपनी है और ये जो है NEML के साथ समझौता ज्ञापन पर सेवाओं, मार्केट लिंकेज, वित्तीय लिंकेज और साथ ही साथ मांग का एकीकरण, मतलब जो डिमांड रहेगी कस्टमर्स की उसका जो कॉम्बिनेशन है। और 3 जिलों जिसमें शामिल रहेगा आंध्र प्रदेश का गुंटूर, महाराष्ट्र का नासिक और साथ ही साथ कर्नाटक का देवनागरी, इन 3 जिलों में डेटा सैनिटाइजेशन को देखभाल करेगा। अब देख लेते हैं अगली 5वीं कंपनी जिसका नाम है निंजा कार्ड एग्री मार्केट प्लेस प्लेटफॉर्म AMP कंपनी के बारे में देख लेते हैं। जिसमें क्या करने वाले हैं, इस कंपनी में जो है विकास और मेजबानी में मदद करेगा और साथ ही साथ यह सभी सहभागियों को फसल के बाद के बाजार लिंकेज में एक साथ लाएगा। जो प्रोड्यूसर है मतलब जो किसान है और जो मार्केट है उसमें जो मीडिएटर का काम जो है ये AMP कंपनी करेगी, निंजा कार्ड एग्री मार्केट प्लेस प्लेटफॉर्म। ठीक, अगली खबर देख लेते हैं जिसमें बताना चाहेंगे दोस्तों जो है मद्रास उच्च न्यायालय ने जो है ये 120 किलोमीटर प्रति घंटे की जो सीमा तय की गई थी केंद्र सरकार के द्वारा उसको रद्द करने की अधिसूचना जारी की है। उसके बारे में डीपली देख लेते हैं जिसमें मद्रास उच्च न्यायालय ने केंद्र की 2018 की अधिसूचना 2018 में केंद्र सरकार ने जो अधिसूचना जारी की गई थी उसको क्या किया है, खारिज किया है। जिसमें आगे बताया गया है जिसमें राजमार्गों और एक्सप्रेसवे पर 120 किलोमीटर प्रति घंटा 120 किलोमीटर प्रति घंटा की जो स्पीड थी ना उसके बारे में है। उसके बारे में क्या है, उसके बारे में तय की गई थी। हाईकोर्ट का यह आदेश एक अपील पर दिया गया है। यह अपील एक याचिकाकर्ता के शैला को दिए गए मुआवजे को बढ़ाने की कर रही है। केंद्र सरकार की अधिसूचना में एक्सप्रेसवे पर 120 किलोमीटर प्रति घंटे राजमार्ग पर 120 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चलने को गति सीमा तय की गई थी, जो कि गति सीमा 60 किलोमीटर प्रति घंटे से बढ़ाकर तय की गई थी। अब गवर्नमेंट ने क्या किया है, केंद्र सरकार ने अधिसूचना क्यों रद्द की उसके बारे में देख लेते हैं। जस्टिस एन किरुबाकरन और टीवी तमिल सेल्वी ने कहा है कि अधिक गति मृत्यु का कारण है। मतलब जो रोड एक्सीडेंट्स जो है ना वो स्पीड के कारण ही होते हैं, तो आप सभी जानते ही होंगे। तो उसका जिम्मेदार है बोला है इन्होंने स्पीड को, इसलिए स्पीड को मिनिमाइज करने को कहा है। साथ ही साथ क्या कहा है, इस तथ्य को जानने के बावजूद सरकार ने वाणिज्यिक कारणों सहित विभिन्न कारणों से गति सीमा बढ़ा दी है, इससे अधिक मौतें हो रही है और इसका हवाला देते हुए यह अधिसूचना रद्द कर दी गई है। स्पीड को ब्रेक लगा दी है। ठीक, अगली खबर देख लेते हैं। अगली खबर निकली है IIT बॉम्बे से। ठीक, IIT बॉम्बे में क्या हुआ उसके बारे में जान लेते हैं। तो उन्होंने जो उड़ान योजना को जो प्रोजेक्ट है उसे लॉन्च किया है। अब इसमें क्या है, उड़ान प्रोजेक्ट जो है ये जो उच्च शिक्षा के संस्थानों में शामिल होने के दौरान कई छात्रों और कई परिस्थितियों का सामना करना पड़ता था, जिसमें शामिल थी बोलने जाने वाली भाषा को बाधा तोड़ने को उद्देश्य से शुरू किया गया था। प्रोजेक्ट उड़ान अंग्रेजी से हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में इंजीनियरिंग और अन्य धाराओं के पाठ्यपुस्तकों और अन्य अध्ययन सामग्री के अनुवाद को सक्षम बनाता है। इस परियोजना की परिकल्पना IIT बम्बई, ये रहा हमारा IIT बम्बई। ठीक है, इनकी वो परिकल्पना, इनके प्लानिंग्स थी, जिसमें IIT बॉम्बे ने कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर गणेश रामकृष्णन ने की थी। यह एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित अनुवाद परिस्थितिकी तंत्र है। ये एक एक कम्युनिकेशन सिस्टम बनेगा जो हमारे जो अलग अलग लैंग्वेजेस में जो बुक्स अवेलेबल है कम्युनिकेट करने के लिए। मान लो इंजीनियरिंग की एक पहली भाषा, ये दूसरी भाषा, ये तीसरी भाषा और चौथी भाषा। ठीक, अब इन्हें 4 बच्चे मान लेते हैं। ये 4 बच्चे हैं, ये अलग अलग लैंग्वेज से बिलोंग करते हैं। ठीक, अब हमारे पास एक नोट्स है जो इंग्लिश में अवेलेबल है। ठीक, अब बच्चे इसमें से कुछ बच्चे इंग्लिश जानते हैं, कुछ नहीं जानते हैं। तो क्या करेंगे, इनको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू इस बुक को इनकी जो पर्सनल लैंग्वेज है इसमें हम कन्वर्ट करेंगे। ठीक, और ये काम करेगा हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला सिस्टम, इसके थ्रू हम कन्वर्ट करेंगे।
अगली खबर देख लेते हैं जो कि ये छत्तीसगढ़ से आई है। छत्तीसगढ़ में क्या हुआ है? छत्तीसगढ़ में लॉन्च किया गया है बाजरा मिशन। इसके बारे में देख लेते हैं, जिसमें हमारे जो मुख्यमंत्री साहब है उन्होंने इसे लाया है मिशन, मिलेट मिशन कहेंगे इसको, मिलेट मिशन, जिसमें छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य को भारत का बाजरा केंद्र बनाने के उद्देश्य से 14 सितंबर, आज से 6 दिन पहले बाजरा मिशन को लॉन्च किया। इस मिशन के लॉन्च के अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत जल्द ही बाजरा का हब बन जाएगा। उन्होंने इस बात पर भी प्रकाश डाला है कि लघु अनुपज की तरह राज्य छोटी अनाज फसलों को अपनी ताकत बनाना चाहता है। इस मिशन में को लागू करने के लिए भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान हैदराबाद और छत्तीसगढ़ के 14 जिले भी 14 है और तारीख भी 14 थी, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। बता दें 14 जिलों के कलेक्टरों के बीच बाजरा मिशन के लिए ज्ञापन जो है उसे प्रस्तुत किया था और इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। अगली खबर देख लेते हैं। अगली खबर आ रही है, अगस्त में WPI ने मुद्रास्फीति दर बढ़कर 11.39% होगी, इसके बारे में हो रहा है। अब देख लेते हैं WPI इन्फ्लेशन के बारे में। खाद्य पदार्थों की कीमतों में नरमी के बावजूद विनिर्मित वस्तुओं की ऊंची कीमतों के कारण अगस्त 2021 में थोक मूल्य आधारित मुद्रास्फीति जो है ये 11.39 नोटिस की गई है। अगस्त में मुद्रास्फीति 2 महीने जून और जुलाई की सहज प्रवृत्ति से उलट हो गई थी। जो अगस्त जो थी ना, वहाँ पे जो सिचुएशन थी मुद्रास्फीति की, उसके डायरेक्ट अपोजिशन वाली सिचुएशन इसमें डेवलप हुई है। जुलाई 2021 में WPI मुद्रास्फीति 11.16 थी, जो कि बढ़कर अब 11.39 हो गई है। अगस्त में WPI मुद्रास्फीति 0.41 थी। खुदरा मुद्रास्फीति अगस्त में घटकर 4 महीने के निचले स्तर 5.3 पर आ गई है, जो कि पिछले महीने 5.59 पर थी। अगली खबर देख लेते हैं जो कि आई है, केंद्र सरकार ने 11 राज्यों को बाजार से 15,771 करोड़ रुपए उधार लेने की अनुमति दी है। माफ़ कीजिएगा, 15,721 करोड़ रुपए उधार लेने की अनुमति दी है। अब इसके बारे में डिटेलली हम जान लेते हैं, जिसमें हमें बताया गया है कि केंद्र सरकार ने 11 राज्यों को बाजार से जो रुपए ले आवंटित अतिरिक्त फंड उधार लेने की अनुमति दी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि वित्त मंत्रालय द्वारा वित्त वर्ष 2021-22 की जून तिमाही के लिए निर्धारित पूंजीगत व्यय लक्ष्य कैपिटल एक्सपेंडिचर टारगेट हासिल कर लिया है। मतलब इनका जो इन्वेस्टमेंट था डेवलपमेंट के सेक्टर में, हमारे विभिन्न राज्यों के जो डेवलपमेंट के जो सेक्टर में जो इन्वेस्टमेंट होता है ना, अलग अलग योजनाओं में, परियोजनाओं में, उसे अचीव कर लिया है। तो अब एडिशनल अमाउंट चाहिए तो कहाँ से कलेक्ट करेंगे? तो वो हम लेंगे उधार, उसके बारे में है ये चीज़। जिसमें जिन राज्यों को उधार लेने की अनुमति दी गई है उसमें शामिल कौन कौन से राज्य है उसके बारे में बताते हैं। उसमें आंध्रा है, बिहार है, छत्तीसगढ़ है, हरियाणा है, केरल है, मध्य प्रदेश है, मणिपुर है, मेघालय, नागालैंड, राजस्थान और उत्तराखंड शामिल है। उनके इन सभी राज्यों के सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP के 0.25 के बराबर 0.25% के बराबर अतिरिक्त खुले बाजार उधार लेने की अनुमति दी गई है। साथ ही साथ अतिरिक्त वित्तीय संसाधन इन राज्यों को अपने पूंजीगत व्यय और उसे आगे बढ़ाने में भी मदद करेंगे। तो ये जो लोन लेंगे, जो उधार लेंगे, ये डेवलपमेंट के ही काम आने वाले हैं। और जो इनका टोटल जो सकल घरेलू जो उत्पाद है उसका 0.25% ही लेने को कहा है। अगली खबर देख लेते हैं जो कि केंद्र की पोर्टल के साथ भूमि अभिलेख को एकीकृत किया गया है उसके बारे में है। तो जिसमें बताया गया है लैंड रिकॉर्ड्स के बारे में, इसमें एकीकृत करके बताया है। केंद्र सरकार के अनुसार देश के 3 राज्यों को छोड़कर अधिकांश राज्यों द्वारा भूमिगत अभिलेखों को केंद्र सरकार के पोर्टल के साथ एकीकृत कर दिया गया है। तो 3 ही राज्य ऐसे हैं जिन्होंने इसे काउंटिंग कराया नहीं है, देश के विभिन्न 3 राज्यों ने। बाकी जो 29 राज्य है उसमें से अगर 3 निकाले तो बचे 26। तो इन सभी 26 राज्यों ने जो है काउंटिंग में अपना कंट्रीब्यूशन दे दिया है। अब इसे डीपली देख लेते हैं, जिसमें बताया है कि सरकार ने आगे कहा है कि खरीफ विपणन सीजन 2021-22 के लिए ये कलेक्ट करा था डाटा, जिसमें खरीद के नए तंत्र के अनुसार की जाएगी। 3 राज्य जिन्होंने अपने डिजिटल भूमि रिकॉर्ड को नोडल खरीद एजेंसी भारतीय फूड कॉरपोरेशन इंडिया के साथ अभी एकीकृत नहीं किया है, जिनमें शामिल हैं असम, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर। खरीद से पहले भूमि रिकॉर्ड की क्रॉस चेकिंग से सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी कि MSP किसानों तक पहुँचे, न कि व्यापारियों तक। किसानों द्वारा अपनी जमीन या किराए की संपत्ति में उगाई जाने वाली फसल सरकार द्वारा खरीदी जाएगी। पोर्टल पर पंजीकरण के लिए किसानों को भूमि अभिलेखों के भौतिक प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं होगी। इसका मतलब क्या है, अब इसके बारे में देख लेते हैं। मान लीजिए आपकी ये ज़मीन है, यहाँ पर आपने किसी को 50% जो किसी को कॉन्ट्रैक्ट पे दे दी है खेती करने के लिए, 50% आप जोत रहे हैं स्वयं।
तो यहाँ पर जो फिजिकली आपने जो फसल बोई है, ठीक है, उसका हमें जो डेटा है वो हमें अब विभिन्न जो हमारे कोतवाल है, जो हमारे जो पटवारी है, उनके पास फिजिकल डाटा सबमिट नहीं कराना होगा। हम वर्चुअल तौर पर इंटरनेट के माध्यम से इस डाटा को सबमिट करेंगे और डाटा को सबमिट करने के बाद में हमको जो गवर्नमेंट की तरफ से जो सुविधाएँ मिल रही है वो डायरेक्टली हमारे अकाउंट से मिल जाएगी। अगली खबर देख लेते हैं जो कि गुजरात से रिलेटेड है, गुजरात के नए सीएम से रिलेटेड है। जो विजय रूपानी जी जो है उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और भूपेंद्र पटेल सिंह जी है गुजरात के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। अब इसे जान लेते हैं। भूपेंद्र पटेल ने 13 सितंबर 2021 को गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण कर ली है। भूपेंद्र पटेल ने 13 सितंबर 2021 को गुजरात के मुख्यमंत्री में शपथ ली और साथ ही साथ राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने गांधीनगर के राजभवन में उनमें शपथ दिलाई। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल के नेता के रूप में चुने जाने के एक दिन बाद शपथ ली है। वह एक राजनीतिज्ञ, वो पॉलिटिशियन है, गुजरात के मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के सदस्य भी है। वह गुजरात विधानसभा के सदस्य और साथ ही साथ घाट लोंदिया निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनका जन्म 1962 में हुआ था, जो कि जुलाई में हुआ था। अहमदाबाद के गुजराती कदवा परिवार से उनका बैकग्राउंड है और उन्होंने गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक अहमदाबाद से सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा हासिल किया है। वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS, इससे तो आप सभी जानते ही होंगे, से जुड़े हुए हैं। वह पेशे से बिल्डर और सरदार धाम विश्व पाटीदार केंद्र के ट्रस्टी है। वह विश्व उमैया फाउंडेशन के स्थायी समिति के अध्यक्ष भी रह चुके हैं और साथ ही साथ जो गुजरात के मुख्यमंत्री है विजय रूपानी, इन्होंने 11 सितंबर 2021 को इस्तीफा दे देने के बाद भूपेंद्र पटेल ने जब इसे ज्वाइन किया, मुख्यमंत्री बनाए, उन्होंने 12 सितंबर 2021 को भाजपा विधायक दल के नेता के साथ साथ गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में भी सिलेक्शन हुआ। अगली खबर देख लेते हैं डेफ एक्सपो के बारे में। डेफ एक्सपो के बारे में जान लेते हैं, जिसमें भारत अफ्रीका रक्षा वार्ता आयोजित की जाएगी, जिसमें बताया गया है कि भारत ने 2 साल की अवधि के लिए एक बार आयोजित की जाने वाली है रक्षा प्रदर्शनी है, जिसमें भारत अफ्रीका का रक्षा वार्ता इंडिया अफ्रीका डिफेंस डायलॉग को संस्थागत बनाने का प्रस्ताव दिया गया है। भारत अफ्रीका रक्षा वार्ता के संस्थानीकरण से अफ्रीकी देशों और भारत के बीच मौजूदा साझेदारियों के निर्माण में मदद मिलेगी। यह प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण, साइबर सुरक्षा, आतंकवाद का मुकाबला और समुद्री सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में आपसी जुड़ाव के लिए अभिसरण के नए क्षेत्रों की खोज करने में मदद करेगा। भारत ने यह भी निर्णय लिया है कि मनोहर पर्रिकर रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान जो है भारत अफ्रीका के रक्षा वार्ता का ज्ञान भागीदार होगा। साथ ही साथ यह संस्थान दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को आवश्यक सहायता प्रदान करने में सहयोग करेगा। अब इसका जो शॉर्ट नेम है इसके बारे में जान लेते हैं। मनोहर पर्रिकर इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस MPIDSA। इसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डेफ एक्सपो के साथ भारत अफ्रीका के रक्षा वार्ता के अगले संस्करण में अफ्रीकी राष्ट्रों के रक्षा मंत्री की मेजबानी करेंगे। अगला डेफ एक्सपो जो होगा मार्च 2022 में गांधीनगर गुजरात में आयोजित किया जाएगा और इसकी जो थीम रहेगी वो रहेगी अफ्रीका एडॉप्टिंग स्ट्रेटजी फॉर इंडियाज सिनर्जी एंड स्ट्रेटेजिकल डिफेंस एंड सिक्योरिटी कॉरपोरेशन है, जिसका हम डीपली एक्सप्लेनेशन करेंगे आने वाले वीडियो में। अब जान लेते हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उत्तर प्रदेश यूपी के राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के नए भवन परिसर की आधारशिला रखी। इन्होंने जो नया डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का जो बिल्डिंग है, जो स्ट्रक्चर है, उसकी जो है आधारशिला रखी है और उनका जो उन्होंने उद्घाटन इनॉग्रेशन किया है उसके बारे में। अगली खबर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बनारस है, जिसे हम वाराणसी भी कहते हैं, वाराणसी, इसमें सुब्रमण्यम भारती जी के नाम से विद्यापीठ स्थापित करने की घोषणा की है। अगली खबर जो कि केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने जो है जम्मू कश्मीर में जो है शेर-ए-कश्मीर कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का दौरा किया और मेगा बीज इकाई में जीन और कोल्ड स्टोरेज सुविधा की आधारशिला रखी। जीन कोल्ड स्टोरेज की इन्होंने आधारशिला रखी है, जो कि हमें जो हमारे जो फर्टिलाइजर सेक्टर है, जो फार्म सेक्टर कृषि विभाग में डेवलपमेंट में ये काम आने वाली है। अगली खबर जो कि है इंटरनेशनल डे फॉर साउथ कॉरपोरेशन के बारे में, इसके बारे में जान लेते हैं। 12 सितंबर 2021 को 12 सितंबर 2021 को इसे आयोजित किया गया था। ठीक, इसमें संयुक्त राज्य द्वारा हर साल 12 सितंबर को दक्षिण सहयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। यह दिन विकासशील देशों के बीच सहयोग के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा किए गए प्रयासों
पर प्रकाश डालता है। मतलब ये जो है डेवलपमेंट्स, अंडर डेवलपमेंट्स जो कंट्रीज़ है ना, उनको डेवलपिंग कंट्रीज़ जो बन रही है उसके लिए इसे ऑर्गेनाइज किया जाता है। ठीक है, ये दक्षिणी क्षेत्र के स्थित देशों का आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विकास के लिए एक पहल है। जो पॉलिटिकल हमारा जो है और हमारा जो जियोग्राफिकल जो डेवलपमेंट है उसके लिए ये एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। साउथ साउथ कॉरपोरेशन क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। यह जो मूल रूप से दक्षिण दक्षिण सहयोग, वैश्विक जो ग्लोबल साउथ है जो इसके लिए जो है विभिन्न तकनीकी सहयोग को संदर्भित करता है, इसे जो है इनोग्रेट करता है, साथ ही साथ हमारे जो टेक्नोलॉजीज है उसे शेयरिंग करने के लिए यह बहुत बड़ा योगदान देता है। ग्लोबल साउथ के साथ देशों के बीच तकनीकी सहयोग, राजनीतिक संवाद को मदद और राष्ट्रों के बीच राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय वार्ता शक्ति को मजबूत करने के लिए एक अग्रणी प्रयास के रूप में शुरू हुआ था। दक्षिण दक्षिण सहयोग विकासशील देशों में को ज्ञान विशेषता, नॉलेज, ठीक है, सबसे बड़ी बात तो नॉलेज रहेगी, उसके बाद में जो स्पेशलिटी रहेगी, उसके बाद में जो स्किल रहेगी, उसके बाद में क्या रहेगा, संसाधन रहेंगे, इन सारे को साझा करने में मदद करता है ताकि उनके विकास लक्ष्यों को ठोस प्रयासों से पूरा किया जा सके। अगली खबर देख लेते हैं जो कि IAEA द्वारा परमाणु निगरानी की अनुमति देगा ईरान को, उसके बारे में है। इसमें क्या है उसके बारे में जान लेते हैं, जिसके बारे में बताना चाहेंगे। 12 सितंबर 2021, ये भी खबर जो है 12 सितंबर से रिलेटेड है, नोट कर लीजिएगा। जो कि IAEA अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी द्वारा परमाणु निगरानी की अनुमति देने पर सहमत हुआ है, जिसमें ईरान के अंतर्राष्ट्रीय निरीक्षणों को अपने संवेदनशील परमाणु स्थलों पर निगरानी कैमरों में नए मेमोरी कार्ड स्थापित करने और वहां फिल्मांकन जारी करने की अनुमति दी है। मतलब क्या होगा, जो अपना ईरान है ना, ईरान जहाँ पर भी परमाणु बम का डेवलपमेंट करता है, उनकी जो प्रयोगशाला है वहाँ पर जो है अंतर्राष्ट्रीय संघ अमेरिका, ठीक, वहाँ पर अपने जो कैमराज लगाएंगे, उनके जो वॉच करेगा वो क्या डेवलपमेंट कर रहे हैं, कैसे डेवलपमेंट कर रहे हैं, वो क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, इन सारी चीज़ों को वो मॉनिटर करेगा, ऑब्जर्वेशन करेगा। उसके लिए वहाँ नए मेमोरी कार्ड्स और डेटा ट्रांसफॉर्मेशन को परमिशन दी है। यह घोषणा ईरान के परमाणु ऊर्जा संगठन के मोहम्मद इस्लामी ने की है। वर्तमान में तेहरान अपनी साइटों पर सभी रिकॉर्डिंग रखता है। साथ ही साथ ईरान अब हथियार श्रेणी की शुद्धता के लिए अपने निकटतम स्तर पर यूरेनियम की थोड़ी मात्रा को समृद्ध कर रहा है, क्योंकि इसके भंडार में वृद्धि जारी है। ईरान जो है इनका जो यूरेनियम का स्टोरेज है ना, इसे इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि वो डेवलपमेंट करना चाहता है अपनी परमाणु की जो विभिन्न बम प्लानिंग, मतलब प्रोडक्शन कम्युनिटी, उसके लिए। अगली खबर देख लेते हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में आई है, जिसमें देख लेते हैं क्या है। इसरो जो है हमारे देश का, ठीक, इससे रिलेटेड है। इसमें फॉरेन डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट के लिए ये खबर है। इसमें क्या है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के प्रमुख श्री शिवन के अनुसार भारत जल्द ही अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए एक नई प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति लेकर आएगा। अंतरिक्ष विभाग ने हैदराबाद और वेस्ट स्काई रूट एयरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड स्काई रूट के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। यह समझौता ज्ञापन स्टार्टअप को इसरो केंद्र में कई परीक्षण और सुविधाओं तक पहुँच हासिल करने में सक्षम बनाता है। यह स्काई रूट को इसरो की तकनीकी विशेषज्ञताओं का लाभ उठाने में भी सक्षम बनाएगा, ताकि वे अपने अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान प्रणालियों और उप प्रणालियों का परीक्षण कर सके। अब इसको डीपली समझते हैं। अपना जो इसरो है ना, इसमें इन्वेस्टमेंट आएगा फॉरेन का, ठीक है। तो यहाँ पे जो डेवलपमेंट हो रहे थे अपने रॉकेट्स के, लॉन्चर्स के, इसमें पैसा लगाएगा वो देश। उनको हम हमारे संसाधन, हमारे इक्विपमेंट्स को हम यूटिलाइज करने देंगे, साथ ही साथ उन्हें हमारे जो देश के प्रोडक्ट्स है उसको हम डेवलप करने भी लगाएंगे। वो पैसा लगाएंगे, पैसा लगा के उन्हें जो कमाएंगे उस पैसे को फिर से भारत में इन्वेस्ट करेंगे। इस तरह से ये FDI नीति काम करेगी। अगली खबर देख लेते हैं जो कि है भारत सिंगापुर ने UPI और पेनाओ को जोड़कर बनाई है, उसके बारे में, ठीक, जिसमें है क्या है उसके बारे में देख लेते हैं। जो इंडिया और जो सिंगापुर है ना, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने डेवलपमेंट किया है UPI और पेनाओ के बीच में। भारत और सिंगापुर की यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस और साथ ही साथ पेनाओ को जोड़ने की घोषणा की गई, ताकि यूजर्स तत्काल कम लागत में फंड ट्रांसफ़र कर सकते, इन दोनों देशों के बीच में जो है मनी ट्रांसफ़र कर सके, साथ ही साथ क्या कर सके, यूजर्स तत्काल कम लागत में फंड ट्रांसफ़र कर सके। और साथ ही साथ RBI और सिंगापुर के मौद्रिक प्राधिकरण MS द्वारा दोनों देशों के तेज भुगतान प्रणालियों को जोड़ने की परियोजना की घोषणा की गई है, जिसे लिंक्ड पेमेंट पर इंटरफेस जुलाई 2022 तक डेवलप कर दिया जाएगा और उसे शुरू भी कर दिया जाएगा।
अगली खबर देख लेते हैं जो कि भारत अमेरिका के आर्थिक शिखर सम्मेलन के रिलेटेड है, जो कि भारत के केंद्रीय परिवहन और सड़क राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 14 सितंबर, आज से 6 दिन पहले की खबर है, इसके बारे में देख लेते हैं। 17वें भारत अमेरिका शिखर सम्मेलन में इस संबोधन के दौरान श्री गडकरी ने कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार पिछले 2 दशकों में 16 अरब डॉलर, ठीक, 16 अरब डॉलर से बढ़कर 149 अरब डॉलर, 149 अरब डॉलर तक पहुंच गया है, और जो कि अब 2025 तक 500 अरब डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। अब उसके अनुसार भारत और अमेरिका की कोविड के बाद के आर्थिक सुधार में महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने विभिन्न स्तरों पर चर्चा करने पर जोर दिया क्योंकि रिकवरी के लिए नए विचारों और दृष्टिकोणों की आवश्यकता है। उन्होंने कहा है कि अधिक अमेरिकी निवेशक भारत में सड़क और राजमार्ग परियोजनाओं में निवेश करेंगे क्योंकि यह सभी हितधारकों के लिए सोने की खान है। उन्होंने अमेरिकी निवेशकों को विशेष रूप से बीमा और पेंशन फंडों को भारत में सड़क और राजमार्ग बुनियादी ढांचे में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया है। भारत में होगा डेवलपमेंट, ठीक है, भारत है अंडर डेवलपमेंट कंट्री है। अगर अमेरिका इसमें इन्वेस्टमेंट करता है तो भारत अंडर डेवलपमेंट से डेवलप्ड कंट्री हो जाएगा, ठीक है, और इससे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अमेरिका को प्रॉफिट होगा क्योंकि भारत में जो भी डेवलपमेंट होगा, ठीक है, भारत में जो डेवलपमेंट होगा उससे क्या प्रॉफिट होगा अमेरिका को, उसके बारे में देख लेते हैं। इसको पहले क्लियर कर देते हैं। ये रहा अमेरिका, ठीक, ये रहा अमेरिका और ये रहा भारत। अब अमेरिका से भारत में पैसा आएगा और ये यहाँ पे डेवलपमेंट करेंगे, यहाँ पे डेवलपमेंट करेंगे तो ये यहाँ पे डेवलपमेंट करेंगे तो इनका पैसा लगेगा। अब भारत से जो चीज़ें डेवलपमेंट होके वहाँ पे पहुँचेगी उससे उनको कम पैसे में ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, तो ये एक सर्कुलेशन चेन बन जाएगी जो भारत और अमेरिका के बीच में रहेगी। अगली खबर देख लेते हैं, भारत और यूनाइटेड किंगडम से रिलेटेड है जो कि व्यापार वार्ता से जुड़ी है। भारत ने अपने वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल साहब, ठीक है, और 13 सितंबर 2021 का अपने यूके के समकक्ष लीज ट्रेस के साथ एक वर्चुअल बैठक की। इस बैठक के दौरान दोनों मंत्रियों ने यूके भारत समझौते के लिए वार्ता शुरू करने के लिए अगले कदम को सहमत व्यक्त किए हैं। यूके और इंडिया के बीच जो है इसमें कॉम्बिनेशन होगा, ठीक। अब उसमें क्या कॉम्बिनेशन होगा उसके बारे में देख लेते हैं। ये होगा एफटीए के लिए। यूके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विभाग के अनुसार दोनों मंत्रियों के बीच वार्ता यूके भारत व्यापार मुक्त व्यापार समझौते फ्री ट्रेड जो है कॉरपोरेशन के लिए होगा और दायरे में महत्वाकांक्षा पर केंद्रित थी। उन्होंने सितंबर से व्यापार कार्य समूहों को एक श्रृंखला की शुरुआत के लिए कदमों पर भी चर्चा की। नए स्थापित उन्नत व्यापार भागीदार एनहेंस ट्रेड पार्टनरशिप पर भी चर्चा की और उन्होंने बाजार की पहुंच पैकेज के समय पर कार्यान्वयन के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। एफटीए से क्या होगा, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होगा और डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में जो है लोवेस्ट जो है इंटरेस्ट लगेगा और हाईएस्ट जो है इनको प्रोडक्टिविटी मिलेगी। इससे दोनों देशों के जो ट्रेड रिलेशन है काफ़ी सुधरेंगे। अगली खबर देख लेते हैं, भारत अमेरिका से रिलेटेड है। भारत और अमेरिका ने क्लाइमेट एक्शन और फाइनेंस एंड मोबिलाइजेशन इसकी डायलॉग की लॉन्च की है। भारत ने पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव, ठीक है, इन्होंने 13 सितंबर, डेट नोट कर लीजिएगा, 13 सितंबर को क्या हुआ था, अमेरिका के जलवायु के लिए विशेष राष्ट्रपति के दूत जॉन केरी ने 13 सितंबर 2021 को क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग को लॉन्च किया। ये संवाद भारत अमेरिका के जलवायु और ऊर्जा के जो स्वच्छ विभिन्न क्षेत्र है उसके बारे में है ये खबर, जिसमें कहा क्या गया है, इसमें कहा है अपने सहयोग से नवीनीकृत करने और वित्तीय पहलुओं को संबोधित करने का अवसर प्रदान करेगी। यह जलवायु और पर्यावरण पर भारत अमेरिका के द्विपक्षीय सहयोग को भी मजबूत करेगा और यह प्रदर्शित करेगा कि भारत क्या करने वाला है और अमेरिका क्या करने वाला है इसके बारे में। साथ ही साथ ये जो दुनिया के समावेशी और लचीले आर्थिक विकास के साथ साथ तेजी से जलवायु कार्रवाई को संरेखित भी कर सकेगा। अमेरिका और भारत के जो है जलवायु जो परिवर्तन है, एटमॉस्फेरिक चेंजेस जो है उस पर ये काम करेंगे और साथ ही साथ जो है कार्बन इमिशन भी काम करेंगे और साथ ही साथ मिनिमम पॉल्यूशन पर काम करेंगे। अगली खबर देख लेते जो कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने अफगानिस्तान के मानवीय संकट के लिए 1.2 बिलियन डॉलर प्रदान करने की घोषणा की है उसके बारे में। ये जो रहा है हमारा अफगानिस्तान, ये थी पहले की स्थिति और आज की स्थिति में पूरे अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हो गया है। अब जान लेते खबर के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने जो कहा है अफगानिस्तान के मानवीय संकट के लिए बिलियंस डॉलर की सहायता की घोषणा की है। संयुक्त राष्ट्र ने अफगानिस्तान में मानवीय स्थिति के मुद्दे पर 13 सितंबर को
जिनेवा में एक उच्च स्तरीय बैठक की है, जिसमें कहा है कि एक उच्च स्तरीय बैठक में संयुक्त राष्ट्र ने अफगानिस्तान की ज़रूरतों पर प्रकाश डाला और अफगानिस्तान के लोगों को समर्थन के लिए अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों द्वारा तत्काल वित्त पोषण सहायता और कार्यों को रेखांकित किया। एजेंसियों और गैर सरकारी भागीदारों ने भी एक फ्लैश अपील शुरू की है, जो कि वर्ष 2021 में महीने में $606 ठीक $606 बिलियन की मांग की, ताकि अफगानिस्तान में 11 मिलियन लोगों को राहत मिल सके। सदस्य राज्यों द्वारा मानवीय और विकास सहायता में लगभग $1.2 बिलियन की घोषणा की गई, जिसमें फ्लैश अपील की और क्षेत्रीय प्रतिक्रिया के लिए धन शामिल है। अब आज के सवाल का जवाब देख लेते हैं। 24 सितंबर, ठीक है, इसमें क्या क्या है? भारत, अमेरिका, साथ ही साथ क्वाड समिट में 2 दूसरे देश भी है। इनके नाम क्या है आप बताइएगा थोड़ी देर में, कमेंट सेक्शन में आप अभी लिख भी सकते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं इस खबर के बारे में। इस खबर के बारे में क्या है? 24 सितंबर को क्वाड समिट होने वाला है, जिसमें अपने प्रधानमंत्री शामिल होने वाले हैं, जिसमें अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 सितंबर को वाशिंगटन के क्वाड लीडर्स समिट में भाग लेंगे। मोदी 25 सितंबर को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA के 76वें सत्र के उच्च स्तरीय खंड की बैठक को भी संबोधित करेंगे। यह क्वाड फ्रेमवर्क नेताओं के शिखर सम्मेलन में ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के अपने समकक्षों के साथ भाग लेंगे। अब इसे डीपली समझ लेते हैं क्या है तो, ठीक। 24 सितंबर यानी कि ये होने वाला है कल सम्मेलन, ठीक है। अब ये होने वाला है वहाँ पर अमेरिका में सम्मेलन। इसमें कौन कौन से देश रहेंगे? भारत रहेगा, अमेरिका रहेगा, साथ ही साथ अपना जापान रहेगा और ऑस्ट्रेलिया रहेगा, ठीक है। ये 4 देश शामिल रहेंगे। इसमें क्या होने वाला है मेनली ये जान लेते हैं। इसमें ये जो चारों देश है जो है ये चाइना के खिलाफ अपनी पॉलिसियों को डेवलपमेंट करेंगे। चाइना को काउंटर करने के लिए ये सारी जो पॉलिसियाँ ये क्रिएट करेंगे, क्योंकि जो चाइना का इन्फ्लुएंस है ये बाकी देशों पर भारी पड़ रहा है, इसलिए ये होने वाला है। जिसमें शामिल होने वाले अब नेताओं के बारे में जान लेते हैं, जो कि रहेंगे नरेंद्र मोदी, जो बाइडन, योशिहिदे सुगा और साथ ही साथ मॉरिशस, स्कॉट मॉरिसन। ये अलग अलग देशों के प्रधानमंत्री रहेंगे, राष्ट्रपति रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी रहेंगे इंडिया से, जो बाइडन रहेंगे अमेरिका से, योशिहिदे सुगा रहेंगे ये रहेंगे जापान से, और स्कॉट मॉरिसन जो रहेंगे ये क्या रहेंगे ऑस्ट्रेलिया से। इन लोगों से मीटिंग होगी और मीटिंग होने वाली है। जो कि बता दें दोस्तों, आज की ताज़ा खबर ये है, हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है जो यहाँ पर अब इस समिट में जाने के लिए निकल चुके हैं, इसके बारे में बताना चाहेंगे। एक्चुअली बात जो हुई है, यहाँ पर जाने के लिए, अमेरिका में जाने के लिए एक सीधा रूट है जो कि अफ़गानिस्तान से होकर जाता है। ये रहा हमारा इंडिया। इसे और अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं, 1 मिनट। इसमें क्या होने वाला है बताते हैं। ये रहा अमेरिका, ये रहा इंडिया, बीच में आता है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान। अब हमारे देश से 2 रूट है अमेरिका जाने के लिए, एक है पाकिस्तान होते हुए, एक होता है अफ़गानिस्तान होते हुए। अफ़गानिस्तान में अभी सिचुएशन ख़राब है, वहाँ तालिबान का कब्जा है, ठीक। तो भारत ने पाकिस्तान होते हुए अमेरिका पहुँचे हैं। यहाँ पर इमरान खान की सरकार से परमिशन मांगी थी भारतीय गवर्नमेंट ने, पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने परमिशन दे दी। परमिशन देने के बाद में भारत से हमारे अजित डोभाल साहब और प्रधानमंत्री मोदी जी अमेरिका के लिए निकल गए। ये होने वाली कल मीटिंग। तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसे ही रोचक जानकारी आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।